वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 107 है। ठीक है, 61 से लेकर इसमें हम 80 तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टेस्ट में जो है 60 क्वेश्चन तक हो गया था और किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है, पूछ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जब नियुक्ति होती है तो उसमें जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा में उपसभापति होता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में सभापति नहीं है, सभापति तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए, उपसभापति होता है। ठीक है, याद रखना है इसको, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो जो कमेटी होती है नियुक्ति समिति, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। सीजीआई की भूमिका, नियुक्ति के लिए सीजीआई से परामर्श लिया जाता है। यदि अध्यक्ष या सदस्य सेवारत न्यायाधीश हो, ठीक है, परामर्श लिया जाएगा, लेकिन वे चयन समिति के सदस्य नहीं होते। ये लोग होते हैं चयन समिति के सदस्य। संरचना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 2019 के संशोधन के बाद अगर कार्यकाल को देखें तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है एनएचआरसी का और 70 वर्ष की आयु। जो भी पहले पूरा हो जाएगा अपने पद पर बने रहते हैं। सिक्सटी टू, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और एच सी मुखर्जी इसके सलाहकार थे। देखिए, सलाहकार बी एन राव थे, एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, तो इनकरेक्ट जो है वो डी है। संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ना कि एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। सदस्य की बात करें, प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी टी कृष्णाचारी शामिल थे। काम क्या था इस समिति का? इस समिति का मुख्य काम बी एन राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के पहले मसौदे पर विचार करना और नया प्रारूप तैयार करना था। ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। एक छोटा सा अमाउंट है 1 ईयर के लिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, इसका उत्तर है झांसी, सी है इसका आंसर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। झांसी में हरित क्षेत्र या वन आवरण में सर्वाधिक धनात्मक परिवर्तन देखा गया। ठीक है, और सर्वाधिक वृद्धि वाले शीर्ष जिले देखें तो झांसी पहले स्थान पर, अमरोहा दूसरे स्थान पर, इटावा तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में नैष्ठिक शिक्षार्थी से क्या तात्पर्य था? नैष्ठिक शिक्षार्थी से तात्पर्य है वह छात्र जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य अपनाकर गुरु के पास रहकर अध्ययन करता था। डी है इसका आंसर। देखिए, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को उनके अध्ययन की अवधि और संकल्प के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। नैष्ठिक वे छात्र जो उपनयन संस्कार से लेकर
मृत्यु तक गुरु के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास करते थे। नैष्ठिक जो अपना आंसर है, ठीक है। एक है ब्रह्म व्रतधारी, इन्हें ब्रह्म व्रतधारी भी कहा जाता था क्योंकि ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मतलब यही है वो, ठीक है, एक ही चीज है। अन्य प्रकार देखें तो जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ जीवन में लौटते थे उन्हें उपकुर्वाण कहा जाता था। अंतेवासी, गुरु के निवास करने वाले सामान्य छात्रों को अंतेवासी कहा जाता था, गुरुकुल में निवास करने वाले, ठीक है। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है। गुरुकुल में निवास करने वाले सामान्य छात्रों को अंतेवासी कहा जाता था। नंबर 65 पर आ जाइए। बाण सागर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश तो है इसमें, साथ में उत्तर प्रदेश है इसमें और बिहार है इसमें। बी है इसका आंसर। देखिए यह परियोजना जो है वो सोन नदी पर शहडोल जिले के देवलोद नामक स्थान पर स्थित है और इसमें जल का जो बंटवारा है 2:1:1 का है, यानी मध्य प्रदेश को 2 अनुपात, उत्तर प्रदेश को 1 अनुपात और बिहार को 1 अनुपात। इसका नाम प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में है, सी है इसका आंसर। देखिए सुंदरबन, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। महत्व, ये वन चक्रवातों से तटों की रक्षा करते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। विशेषता, इन वनों में सुंदरी वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं जिनकी जड़ें श्वसन के लिए पानी से ऊपर निकली होती हैं। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का क्रम आएगा, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आएगा। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 या 67। भारत का पूर्वी तट पश्चिमी घाट की तुलना में चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील है, क्यों? बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर से अधिक होता है। प्रशांत महासागर से आने वाले टाइफून का प्रभाव यहाँ अधिक होता है या यहाँ पहुँचता है। पूर्वी तट की भौगोलिक बनावट चक्रवातों को केंद्रित करती है। उपरोक्त सभी, यह है अपना भारत, इधर एक पानी का टब है, इधर एक पानी का टब है, यह है बंगाल की खाड़ी, यह है अरब सागर। इस तट की बात हो रही है। तो पहला विषय या दूसरा विषय, तीसरा विषय, सारे के सारे ये करेक्ट हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कारण क्या है पूर्वी तट में अधिक चक्रवात आने का? बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब अधिक तीव्रता से बनता है। प्रवणता, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। आपदा प्रबंधन, हाल ही के वर्षों में मोचा, फोनी, अम्फान जैसे चक्रवातों ने भारी तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी में भी बने थे सभी। तुलना करें अरब सागर की, यह है बंगाल की खाड़ी वाला टब, यह है अरब सागर। अरब सागर में ठंडे पानी के कारण चक्रवात कम शक्तिशाली होते हैं यहाँ पर। हालांकि अब जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ भी संख्या बढ़ रही है। चिल्का झील से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय लैगून झील है, भारत की पहली रामसर साइट है और यहाँ नालवाना पक्षी अभयारण्य झील के बीच में स्थित है। बिल्कुल, उड़ीसा की जो चिल्का झील है न केवल भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और नालवाना पक्षी अभयारण्य झील के बीच में स्थित है, भारत की पहली रामसर साइट है। तो यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय लैगून झील है, ठीक है। संरक्षण, भारत की पहली रामसर साइट है जिसे 1981 में नामित किया गया था। जैव विविधता, यह सर्दियों में प्रवासी पक्षी, यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं और
यह इरावदी डॉल्फिन का भी प्रमुख आवास है। पर्यटन, यहाँ नालबना पक्षी अभयारण्य झील के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं और नदियों को सम्मिलित करना है आपको, आसान सही है सारा। भाखड़ा नांगल डैम परियोजना, टिहरी बांध, हीराकुंड, सरदार सरोवर। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर, भाखड़ा नांगल सतलज पर, हीराकुंड महानदी, सरदार सरोवर नर्मदा नदी। तो ए का बी हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का डी हो गया और 4 का सी हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और भारत का सबसे बड़ा सीधा गुरुत्वीय बांध है। इसके जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। टिहरी बांध ए से मिलेगा, भागीरथी नदी, यह उत्तराखंड में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। हीराकुंड परियोजना डी से मिलेगा, महानदी से, उड़ीसा में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, लॉन्गेस्ट अर्थन डैम। ठीक है, लॉन्गेस्ट अर्थन डैम। इसका मुख्य उद्देश्य है महानदी की बाढ़ को नियंत्रित करना और सिंचाई सुविधा प्रदान करना। सरदार सरोवर परियोजना डैम मिलेगा नर्मदा नदी से, यह गुजरात में स्थित है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को भी लाभ पहुंचाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी बांध के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? ये 1 से लेकर 17 तक किसमें क्या है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सबको लिख लिख कर याद कर लीजिए। तो जलवायु परिवर्तन जो है वो एसडीजी 13 में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 का लक्ष्य है कि जलवायु कार्यवाही। देखिए एसडीजी 13 यह जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान करता है। एसडीजी 3 जो ऑप्शन में था वो स्वास्थ्य से संबंधित है। एसडीजी 7 स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। एसडीजी 15 भूमि पर जीवन से संबंधित है। समय सीमा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक संकल्प है। ठीक है, 4 साल बचे हैं बस। भारत की स्थिति देखें तो भारत ने सौर ऊर्जा और वनीकरण के माध्यम से एसडीजी 13 की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इकहत्तरवें नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड जो रेल है नमो भारत का पूर्ण परिचालन दिल्ली से किस शहर के बीच प्रारंभ हुआ? नमो भारत चलती है दिल्ली से मेरठ तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, मेरठ साउथ तक का है इसका। देखिए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस गलियारे की लंबाई है 82 किलोमीटर। इसकी जो डिज़ाइन गति है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली है। इससे दिल्ली और मेरठ के बीच की यात्रा का जो समय है घटकर मात्र 55 से 60 मिनट रह गया है। अभी ये जो जहाँ तक खोली है वो तो 30-35 मिनट में ही पहुँचा देती है, लेकिन मेरठ के पूरे कोने तक एंड तक ये इतना समय ले लेगी, 1 घंटे तक। टेक्निक, यह मेक इन इंडिया के तहत निर्मित है और इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, और ये पहला देश है अफ्रीकी महाद्वीप का जिसने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है या इस तरह के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील ने की थी और
18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। देखिए 20वां और आने वाले की कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में आयोजित किया गया था और यह अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इससे रिलेटेड विशेषताओं को देखें तो ऐतिहासिक क्षण यह था कि यह पहली बार था जब G20 की कमान किसी अफ्रीकी देश के हाथ में थी। प्रमुख मुद्दा ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करना और वैश्विक ऋण ढांचे में सुधार करना। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों। ट्रोइका, इस दौरान ट्रोइका में ब्राज़ील जो कि पूर्व अध्यक्ष था मतलब 19वें का, और दक्षिण अफ्रीका जो कि वर्तमान अध्यक्ष था मतलब इसी 20वें का 25 वाले का, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि आगामी है मतलब इस साल के एंड में जो होगा 21वां, ये तीनों के तीनों जो है वो शामिल थे इसमें। बाकी 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 तक भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? वर्ष 2026 के एशियाई खेल आयोजित होंगे जापान में। संस्करण ये जो 2026 में होने वाले हैं ये 20वें एशियाई खेल होंगे और ये 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। ये खेल जापान के आइची प्रांत और इसकी राजधानी नागोया शहर में आयोजित किए जाएंगे। भारत ने 2022 के खेलों में 100+ पदक जीतकर इतिहास रचा था जिसे 2026 में और बेहतर करने का लक्ष्य है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। और फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट आउट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाइए। हाल ही में इसरो ने किस देश के सहयोग से लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? नासा के साथ, रॉसकॉस्मोस के साथ, जैक्सा के साथ या स्नेस के साथ यानी फ्रांस के साथ? स्नेस के साथ। तो फ्रांस नहीं है, रॉसकॉस्मोस नहीं है, रूस का नासा नहीं है, यह है जापान का जैक्सा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये जो सीरीज चली है मिक्सी चल रही है, इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न भी एडेड हैं और हर सब्जेक्ट के प्रश्न भी। उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल की उपलब्धता और गुणवत्ता का अध्ययन करना। भूमिका इसरो लैंडर विकसित करेगा और जैक्सा रोवर और रॉकेट प्रदान करेगा। यह चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का अगला बड़ा चंद्र मिशन होगा। महत्व क्या है? यह भविष्य के मानव बस्तियों के निर्माण के लिए आधार तैयार करेगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियां, लेकिन जो पृथ्वी पर इस समय जो जीवन मौजूद है पहले उसको तो सुरक्षित रखो। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाइए। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में से एक है। मेगा डाइवर्स देश होते हैं, डाइवर्सिटी बोल दिया, डाइवर्स मतलब जिनकी जनसंख्या अधिक होती है। पश्चिमी घाट और हिमालय भारत के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखिए सब कुछ दिल्ली में नहीं है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो गलत है यहाँ पर तीसरा वाला, पहला दूसरा सही है। तो थर्ड से एलिमिनेट कितना 50% हो जाएगा? 1 और 2, बी है इसका आंसर। तो कथन एक सत्य है। विश्व के उन देशों को मेगा डाइवर्स कहा जाता है जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत दुनिया के इन चुनिंदा 17 देशों में शामिल है। भारत के पास विश्व का केवल
2.4% भूभाग है, लेकिन यहाँ विश्व की 7 से 8% प्रजातियां पाई जाती हैं। तो मेगा डाइवर्स मतलब मल्टी डायमेंशनल प्रजातियां, ना कि जनसंख्या देखा, सॉरी। चलिए, दूसरा वाला भी सही है, सत्य है। भारत में मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, और सुंडालैंड है, निकोबार द्वीप समूह वाला जो एरिया है। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र पर विनाश का खतरा मंडरा रहा है। हाल देख ही रहे होगे आप, करंट गवर्नमेंट का विकास के नाम पर जड़ रही है सब कुछ। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र पर विनाश का खतरा लक्षद्वीप के ऊपर है खतरा। अब पारिस्थितिक तंत्र पर विनाश का खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, इन सभी के। कथन 3 जो है वो गलत है। एनबीए का मुख्यालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में नहीं बल्कि तमिलनाडु चेन्नई में है। इसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत वर्ष 2003 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाइए। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में कूट चुनिए। उत्पादक जो है वो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। उत्पादक यानी स्वयंपोषी होते हैं, इंग्लिश में स्वयंपोषी को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। अपघटक यानी डिकम्पोजर मृत का पदार्थों को जटिल अणुओं में बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का, पर्यावरण में पारिस्थितिकी का बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिए, पढ़ते हुए नहीं चले जाना, थोड़ा ठहरना भी है। उत्पादक तो ठीक है, स्वयंपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। अपघटक मृत पदार्थों को, इतना पढ़ लिया और इसको भी सही मार दिया, जबकि गलत हो जाएगा ये, क्योंकि अपघटक मृत पदार्थों को, यहाँ तक तो ठीक है, मृत पदार्थों को जटिल नहीं सरल अणुओं में बदलते हैं, सरल अकार्बनिक में, जटिल तो वो होते ही हैं। ये दूसरा वाला गलत है, केवल पहला ही वाला सही है। तो कथन 1 जो है सत्य है। जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं इनको। उत्पादक जिन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, ये होते कौन है? हरे पेड़ पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं स्वयं। वे पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का आधार हैं, हरे पेड़ पौधे। कथन 2 गलत हो गया। अपघटक यानी डिकम्पोजर बोलते हैं इनको पारिस्थितिक तंत्र के। कौन कौन होते हैं? कवक होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। वायरस अगर आ गया तो इसमें वो नहीं होता है। तो अपघटक, बैक्टीरिया और कवक या सूक्ष्मजीवी भी कह सकते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों को जटिल अणुओं से सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, ना कि जटिल अणुओं में, याद रखना। जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं ये सड़े गले पदार्थों को। इनका मुख्य काम पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करना है ताकि वे मिट्टी में वापस मिल सकें और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जा सकें। ठीक है, एक फूड चेन बनाता हूँ, उससे समझा देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए एक पारिस्थितिक तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला है। यह है घास, यह टिड्डी, और ये हो गया सांप, ये हो गया बाज। तो घास खा ली टिड्डी ने, टिड्डी को खा गया सांप, सांप को खा गया बाज, बाज जो है मर गया। या ये पौधा जो है ये भी मर सकता है, टिड्डी वैसे ही मर सकती है बिना किसी को खाए, सांप भी मर सकता है। अब ये जब ये मर जाते हैं सब, तो मिट्टी के अंदर होते हैं बैक्टीरिया और कवक, फंगस। तो इनके शरीर को सड़े गले पदार्थों को फिर से खाद में बदलते हैं। वो खाद जो है वापस इसी पौधे के काम आ जाती है। इसी तरह से पूरी फूड चेन चलती रहती है, खाद्य श्रृंखला। चलिए, 77वें नंबर का प्रश्न है। डेंगू का वायरस शरीर में किस वाहक मच्छर द्वारा प्रविष्टि पाता है? मलेरिया तो मादा एनोफिलीज से होता है, और डेंगू होता है एंडीज एजिप्टी। बी है इसका आंसर। देखिए, प्रसार जो है, यह वायरस से होने वाला रोग है डेंगू।
जो संक्रमित मादा एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इन मच्छरों के शरीर में सफ़ेद धारियाँ होती हैं जो डेंगू के मच्छर होते हैं, टाइगर मच्छर बोलते हैं इनको, और ये दिन के समय काटते हैं। प्रभाव: डेंगू बुखार में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से गिरती है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाइए। गलत युग्म की पहचान करनी है। यह हैं संस्थाएं और वो हैं स्थान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सामने तिरुवनंतपुरम लिखा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सामने श्रीहरिकोटा। भाभा परमाणु अनुसंधान के सामने चेन्नई और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के सामने देहरादून लिखा है। रिमोट सेंसिंग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा सही है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान भी ठीक है, देहरादून में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, ये जो है मुंबई में है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है मुंबई में है। स्थापना इसकी 1954 में हुई थी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। यह भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यहाँ अप्सरा, साइरस और ध्रुव जैसे परमाणु रिएक्टरों का विकास किया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, यह इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ रॉकेट और प्रक्षेपण यान जैसे कि PSLV, GSLV विकसित किए गए हैं। PSLV, GSLV में अधिक भार कौन उठा सकता है? GSLV। फुल फॉर्म एक की है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसे सार भी कहा जाता है। यह भारत का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है जहां से उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, यह रिमोट सेंसिंग, भू सूचना विज्ञान और GPS तकनीक के प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित संस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाइए। जेमिनाई और लामा 3 जो हाल ही में चर्चा में रहे, किस प्रकार की तकनीक के उदाहरण हैं? क्या ये साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं? क्या ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है? ललमा लिखा है लेकिन लामा ही पढ़ेंगे इसको। लामा 3 और जेमिनाई गूगल का है और लामा मेटा का है, ठीक है। तो ये साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। बी है इसका आंसर। तो ये जनरेटिव AI, ठीक है, जनरेटिव AI के प्रकार हैं जो टेक्स्ट, कोड और छवियों को मानव समान सटीकता के साथ बनाने में सक्षम है। विकासकर्ता जेमिनाई को तो गूगल द्वारा और लामा को मेटा द्वारा विकसित किया गया है। कार्यप्रणाली: ये न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग का उपयोग करके विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित किए जाते हैं। उपयोग: इनका उपयोग AI चैटबॉट्स, अनुवाद, शोध और सामग्री निर्माण में क्रांति लाने के लिए किया जा रहा है। 80वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये। मानव शरीर के किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी? हार्ट यानी हृदय, लिवर यानी यकृत, किडनी यानी वृक्क, लंग्स यानी फेफड़े। बढ़िया प्रश्न एकदम, और यकृत इसका उत्तर है, लिवर। देखिए लिवर जो है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त यानी वाइल का निर्माण करता है और विषैले पदार्थों को निष्कासित करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर। भंडारण, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और विटामिन A और D का भंडारण भी करता है। प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और विटामिन A और D का भंडारण करता है? तो लिवर। महत्व: यह प्रोटीन संश्लेषण रक्त के थक्के
जमाने वाले कारकों का निर्माण और कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन जैसे 500 से अधिक काम करता है। तो दूसरे सभी ऑर्गन की तरह लीवर भी अपने शरीर का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अधिक तेल वाली सब्जियां खाकर, ठीक है, रिफाइंड ऑयल खाकर, बहुत अधिक दारू यानी अल्कोहल का सेवन करके खराब हो जाता है लीवर। पुनर्जनन यह शरीर का एकमात्र अंग है जिसमें स्वयं को पुनर्जीवित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। ठीक है, इतना गंध बाहर का खाकर, दारू का सेवन करके लिवर की जो प्रारंभिक खराब स्टेज वो फैटी लिवर होती है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर छोड़ दी जाएं तो फिर से रिकवर कर लेता है, वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। चलिए, तो ये 20 प्रश्न थे। आज ही 81 से लेकर 100 तक कवर कर देंगे और इन 100 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आपको आज ही फुल टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक बार वीडियोस ज़रूर देख लिया कीजिए जिन्होंने सीरीज़ ज्वाइन की है पीडीएफ वाली। ठीक है, क्योंकि बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है।